बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरे सैयद दिल हुसैन की जानिब से और हमारे बहुत ही मोहतरम अली डार साहब की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा प्रॉक्सी तबसरा है उसमें जिन टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे उसमें से पहला टॉपिक हम बात करेंगे हिस्ट्री जो है पैलेस्टाइन की और इसराइल के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी हिस्ट्री के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे स्टार्ट हुआ और इसका बैकग्राउंड क्या है और उसको आज के दौर से हम कनेक्ट करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे ब्लैक सितंबर क्या है। ब्लैक सितंबर हमारे सोशल मीडिया पे बहुत से लोग उस पर बात करते हैं, लेकिन शायद लोगों को अंदाजा नहीं है कि उसकी बैकग्राउंड में क्या जो थे अवामिल मौजूद थे। और इसके अलावा जियाउल हक साहब का हमारा जो एक फौजी ब्रिगेडियर थे उस टाइम के ऊपर और बाद में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डिक्टेटर भी बने, उनका नाम बहुत ज्यादा इसमें आता है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब का, जो अभी रिसेंटली अल जजीरा को और इंटरनेशनल मीडिया को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, हम उसके ऊपर बात करेंगे कि उसके अंदर उन्होंने ऐसी क्या बात की और मगरिब में उसके ऊपर क्या सेंटीमेंट है, बेसिकली उसका रीजन क्या है कि उस सहाफी को गुस्सा चढ़ गया और उसने उस बात को पैलेस्टाइन इशू के बजाय एंटी सेमिटिज्म की तरफ लेकर चली गई। और उसका एक हम सेंटीमेंट के ऊपर बात करेंगे कि मगरबी ममालिक में उसका सेंटीमेंट एक्चुअली है क्या। और आखिर में हम बात करेंगे, थोड़ा सा पॉलिटिक्स का तड़का लगाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और वो तड़का ये होगा कि जनाब चौधरी निसार साहब असम्बली, पंजाब असम्बली में हलफ लेने के लिए अब आ गए हैं। इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आपके सामने पेश करेंगे। हमें इस चीज से कोई गर्ज नहीं होगा कि चौधरी निसार साहब 3 साल बाद असम्बली में क्यों आए। हम इसके ऊपर जरा इससे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आपसे बात करेंगे। और अब हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अली भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वन मोर टाइम। और आज हम बड़े दिनों बाद दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आने वाले प्रोग्राम्स में असजद भाई भी हमारे साथ वापस आए, लेकिन टिल देन हम इसको चलाते हैं इंशाल्लाह ताला। तो सर, बात का आगाज करते हैं फलस्तीन और इसराइल से। हिस्ट्री इसके बारे में बड़ा कुछ कहती है, बड़े सारे डिफरेंट ओपिनियंस हैं, बड़ी सारी डिफरेंट बातें हैं। मजहबी लिहाज में मुसलमान, क्रिश्चियंस और जो यहूदी हैं, तीनों के लिए जो यरूशलेम है ये एक बड़ा एक होली लैंड है, बड़ा इसकी एक मजहबी अहमियत है। किसी के लिए पहली है, किसी के लिए दूसरी है, किसी के लिए तीसरी है, वो एक अलहदा चीज है। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये लोग पहले इकट्ठे रहते थे। और स्पेशली जब ब्रिटिशर्स का इसके ऊपर कब्जा था तो इनका आपस में कोई ज्यादा इख्तिलाफ नहीं था। ये वहां पर बड़े आराम से अपने अपनी मजहबी रसूमात भी अदा करते थे और वहां पर रहते भी थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बात का आगाज कीजिए और आप बताइए कि ये इसका हिस्ट्री है क्या और ये कॉन्फ्लिक्ट का आगाज कैसे और किस तरह से होता है। अली भाई, आप म्यूट हैं। शुक्रिया जिले जी। हुसैन। तो सबसे पहले तो ये कि कुछ अरसे बाद हम मिल रहे हैं, क्योंकि बीच में रमज़ान की वजह से भी और दूसरी वजूहत की बिना पे तो काफ़ी कुछ दुनिया में होता रहा है। आपका जो टॉपिक का आगाज़ आप जिस तरह चाह रहे हैं हिस्ट्री के साथ, तो हिस्ट्री तो अब बड़ी मुश्किल होती है थोड़े से वक्त में उसको उसका अहाता करना। मुख्तसरन ये कि अगर हम इसराइल और फ़लस्तीन की इस कॉन्फ्लिक्ट से बहुत पहले चले जाएं, असल में ये जगह अगर सेकुलर हिस्ट्री में भी देखें तो बड़ी अजीब सी बात है कि ये इस जगह पे बहुत से लोगों के बहुत से क्लेम रहे हैं इवन बिफोर ये जो जिसको आप अब्राहमिक रिलीजन जिनका 3 का आपने नाम लिया है, उनसे पहले भी यहाँ पे सीक्रेट कुछ जगहें थी और उसकी कुछ इम्पोर्टेंस थी। लेकिन अगर ज़ाहिर है अब आज तक पहुँचते-पहुँचते तो वो सिर्फ़ 3 मज़हबी ग्रोह जो हैं दुनिया में, सबसे बड़े मज़हब जो हैं उनके आपस में, इसमें आपको टेंशन भी नज़र आती है और कब चपकलिश भी नज़र आती है और बहुत ख़तरनाक उसके नताइज भी निकले हैं इंसानों के लिए। सारे जूस जो हैं वो इस पे सबसे पहले क्लेम करते हैं। वो उसको किंग डेविड कहते हैं। आप जानते हैं कि ये हज़रत दाऊद जो हम मुसलमानों के उसके हिसाब से कुरान के हिसाब से देखें, तो वो उनकी सबसे पहले यहाँ पे एक सल्तनत का जिक्र है। तो वो जी। ज़ाहिर है आप उसको जूडिज़्म से इनिशियल जूडिज़्म से लगा सकते हैं।
ईसाइयों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ही हजरत ईसा के हवाले से भी जिक्र है। उन्होंने जो रिवोल्ट किया था, एक अच्छे जूस ने उस वक्त के जो जालिम जूस थे उनके खिलाफ किया था, तो वो फिर बाद में क्रिश्चियनिटी, ये सब चीजें तो पुरानी हैं। लेकिन फिर मुसलमानों का भी इसमें आपको पता है कि जो स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है वो ये है कि एक बड़े अरसे तक मस्जिद अक्सा या इसकी तरफ बैतुल मुक़द्दस जैसे हम कहते हैं उसकी तरफ नमाज पढ़ने के लिए उस तरफ रुख किया जाता था। तो सबकी तीनों की इम्पोर्टेंस है। हिस्ट्री का ये है कि ज़ाहिर है ये मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ हुकूमतें यहाँ रही हैं। रोमन्स ने यहाँ हुकूमत की, ग्रीक लोगों ने यहाँ कुछ अरसे हुकूमत की, फिर मुसलमानों ने ज़ाहिर है जो समझ में आता है वो सेकंड कैलिफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनके ज़माने में किया। इसके ऊपर उनका अच्छा, बाय द वे एक चीज मैं यहाँ पे और भी बात करता चलो अली भाई, कि जो मस्जिद अक्सा फॉर्मली बिल्ड हुई है वो हजरत उमर के जमाने में हुई है। उससे पहले देयर वाज नॉट एक्चुअल मस्जिद और एनीथिंग लाइक दैट ओवर देयर। वो एक लैंड थी जिसके ऊपर ज्यूज का एक क्लेम था या क्रिश्चियंस का उस वक्त क्लेम था, जिसको हम कहते हैं कि मुसलमान उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। देयर वाज नॉट एक्चुअल मस्जिद अक्सा या रसूलुल्लाह के जमाने में वो मौजूद नहीं थी। ये चीज मैं देखने वालों को बताना चाह रहा था। जी जी सर, बिल्कुल सही, अच्छा कि आपने इसमें ऐड किया। लेकिन ये है कि हम तो जमीन की और की जो लड़ाई तो टेरिटरी की है। वो एक बहुत पहले मैंने जो एक सॉन्ग था, एक बड़ा जबरदस्त रॉक बैंड था, उसने इस पे वॉर फॉर टेरिटरी करके गाना किया था। तो वो उन्होंने यही किया था, ये सब हमें ये बकवास ना सुनाओ कि तुम बड़े अच्छे जूस हो या अच्छे मुसलमान हो या अच्छे क्रिश्चियन हो, एक्चुअली तुम लोग जमीन की और उसकी लड़ाई कर रहे हो। तो बेसिकली फिर मुसलमानों के ज़माने में भी काफ़ी इनकी मज़े की बात है, वही होता रहा कि जो इनकी आपस की लड़ाइयाँ थीं, चाहे वो बनु उमय्या और बनु हाशिम की हो, तो जो उनकी आपस की लड़ाइयों में भी ये स्विंग होता रहा। बिल्कुल ऐसा। और उसके बाद फिर आपको पता है क्रूसेड हुआ था। क्रूसेडर्स ने इसको आके वापस लिया, और उन्होंने ये 2 दफ़ा हिस्ट्री में है ये कि पूरी तरह ये वाइप आउट हो गई थी इंसानियत एक साइड से। अब मुझे पहली दफ़ा का इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, वो आप हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं, लेकिन दूसरी दफ़ा क्रूसेडर्स ने की थी और इस शहर को मुसलमानों से और जूस से कंप्लीटली, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन पाक कर दिया था, राइट? उनके ख्याल में। उनके ख्याल में, हाँ। तो ऐसा भी हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर भी मैं चाहूंगा, बल्कि हम बात करेंगे, जो पाक कर देने वाली मेंटेलिटी आज भी मौजूद है। आप ये आज कंटिन्यू कीजिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे बिल्कुल। जी, जी। तो ये एक सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट एक रिलीजियस सोच है इसमें कि दूसरा यहाँ नहीं होना चाहिए। मेरे लिए सीक्रेट और दूसरा। तो ये उन्होंने किया था क्रूसेडर्स ने। फिर इसमें आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि वो सलाउद्दीन अयूबी जो थे, उन्होंने आके इनसे वो ले लिया था। फिर उसके बाद मुख्तलिफ उनके वक्त में एक चीज़ है जो कि अगर आपको वेस्टर्न राइटर्स की या हिस्ट्री जो की बुक्स मिलती है, उनमें बड़ी दिलचस्प बात नजर आती है कि ये जरूर है कि सलाउद्दीन अयूबी के जमाने में तीनों रिलीजन जो थे उनको पूरी आज़ादी थी यहाँ पे। तो चर्च, सिनेगॉग और मॉस्क जो है वो साथ साथ एग्जिस्ट कर रही थी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और ऐसा एक दफ़ा उसके बाद में भी कुछ अरसे रहा। फिर ये है कि ज़ाहिर है वो ऑटोमन एम्पायर तक बात आती है, बीच में 2-3 और लोग आते हैं। फिर ऑटोमन एम्पायर के वक्त में जब ऑटोमन एम्पायर वीक हो रही थी और उसके हिस्से बखरे हो रहे थे, ज़ाहिर है कि एक टर्क जो एक डिफरेंट नेशन थी जो कि बेसिकली अरब्स पे गवर्नमेंट उनका कंट्रोल था। तो जब वो सब कुछ हो रहा था तो उस ज़माने में वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन्स ने और 2 में भी साथ दिया था जर्मनी का। नतीजा यही था कि वो हार रहे थे, तो ज़ाहिर है कि जो पावरफुल फोर्सेस थी नेमली यूके और यूएसए और फिर रशिया भी, उन सब ने मिलके फिर ये किया कि उन जगहों पे जहाँ-जहाँ आप कह लें ट्राइब ने उनकी मदद की अगेंस्ट ऑटोमन, उनको उन्होंने एक तरह से वो दे दी, एक तरह की पूरी उस इलाके की कब्जा दे दिया, राइट? तो हाँ, तो उसमें ज़ाहिर है जहाँ हिजाज था यहाँ पे शाह सऊदी फैमिली ने अपना कर लिया।
कहीं यमन वालों ने कर लिया, कहीं ओमान वालों ने कर लिया। होते होते हम जब इस जगह पहुंचते हैं, हाशमी जो थे उन्होंने सीरिया को ले लिया, जॉर्डन को ले लिया। उसमें भी दो उनकी अलग अलग वो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं दोनों की उनके अंदर हाँ भी। वो, लेकिन वो हैं दोनों हाशमी। उन्होंने वो अपना पुराना जो हाशमीज थे, उनको वो मिला, सीरिया और जॉर्डन। हम्म। बीच में रह गया ये खिता, तो इसका कोई वारी वारिस नहीं था। हमारी वारिस नहीं तो था। हाँ, तो ये लेबनान तो था, एक एज ए लेबनीज अपनी एक अलग कौम है, तो वो मौजूद थे। तो यहाँ पे ये मसला था कि यहाँ के लोगों की, क्योंकि कोई एक यूनाइटेड ना तो गवर्नमेंट थी, ना कोई हम्म। पॉलिटिकल एंटिटी थी, ना कोई मिलिट्री फोर्स थी। तो ये जगह ऐसी थी। फिर यहाँ पे ज़ाहिर है वो एक हकीकत है कि जो हम उनको ज़ियोनिस्ट कहते हैं, जो भी कहते हैं, उन्होंने एक प्लान किया हुआ था कि यहाँ पे वो अपनी ज़मीन लेंगे। वो उनका एक तरह से एक स्पिरिचुअल और एक वो जिसे कहते हैं ना कि उनके लिए हुक्म इलाही था कि हमने यहाँ बनाना है। तो जो जी, मजहबी हो। ये बिल्कुल ये मजहबी एक पर्सपेक्टिव बिल्कुल मौजूद है। लेकिन अगर हम्म, हम हिस्टोरिकली एक चीज और देखें सर, तो जिस वक्त इन अरब ममालिक के ऊपर ब्रिटिश और फ्रेंच का कब्जा था, हम्म, तो इन्होंने आपस में ये टेरिटरीज बांटी हुई थी। और बिल्कुल। जिन लोगों ने लॉरेंस ऑफ अरेबिया देखी हुई है, उसके अंदर वो हम्म, देख सकते हैं कि ब्रिटिश और फ्रेंच को उन्होंने उन्होंने आपस में ये इलाके कैसे बांटे हुए थे, बिल्कुल। और वो मिलकर इसके ऊपर रूल कर रहे थे। तो ये जो पैलेस्टाइन का इलाका है, ये वैसे भी ब्रिटिश के अंडर आता था, और कहा यह जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट असल में बढ़ा तब है जिस वक्त ब्रिटिश यहाँ से जा रहे थे, और जब हम्म, हमारे बरतानवी आका और जो उस वक्त का साम्राज्य था वो जब यहाँ से निकला है, तो उन्होंने बजाय इसके कि जिस तरह वो इंडिया पाकिस्तान की एक तकसीम करके चले गए थे, और मैं ये कहूंगा ये भी एक ब्लेसिंग थी कि वो हमारे लिए तकसीम कर गए, वरना आज हम भी पता नहीं क्या सेक्रेट लैंड बना के और गजवा हिंद कर रहे होते। एक जो हमारे दिमाग में खराफात तो मौजूद हैं। तो उसमें ये वाला जो इलाका है, इसको क्योंकि वो वैसे ही छोड़ गए, और उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशंस, जो कि मैं इस चीज को डेफिनेटली एग्री करता हूँ कि ये एक टुथलेस किस्म का इदारा है यूनाइटेड नेशंस जो है हमारा। तो हम्म, उसने करना कराना क्या था, उसने इनकी डिवाइड तो क्या ही करनी थी। हम्म, दोनों साइड के एक्सट्रीमिस्ट जो थे, उन्होंने एक दूसरे से इस बात पे लड़ाई शुरू कर दी कि इलाका हमारा है, और वही लोग जो आपस में मिलजुल के रह रहे थे, उन्होंने आपस में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये लड़ाई झगड़े से पहले जो है एक चीज और हुई है, जिस तरफ मैं आपको इशारा करना चाह रहा था, वो ये था कि ये लैंड जो थी बाय लॉ, जो ओनरशिप थी वो ज्यादातर जो फिलिस्तीन के लोग थे उनकी थी, अरब्स की थी, जिनको आप कह लो। अरब्स की, बिल्कुल। लेकिन फिलिस्तीनी है, वही थे, उनके ओनर थे। तो इन्होंने जो है इसको इस तरह से नहीं किया कि यहाँ के बस वो एक लड़ाई करके या कुछ वो झगड़ा हो जो बाद में, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि ब्रिटिशर्स ने कहा हम जा रहे हैं तो तुम लड़ो। वो उससे बहुत पहले ये एक बड़ी प्लानिंग के साथ उन्होंने यहाँ पे जमीनें खरीदना शुरू की थी प्रॉपर तरीके से। हम्म। और एक बहुत ज्यादा जो है ये लंबे चौड़े पैमाने पे ये उन्होंने बड़ी प्लानिंग से तकरीबन 20-25 साल तक, वो 1920 से लेके 1940 तक, ये 20 45 47 तक, जब तक उन्होंने इसराइल को अनाउंस से कहते हैं डिक्लेयर किया कि हमारी ये स्टेट है, उस 27 सालों में उन्होंने मुसलसल यहाँ पे जमीनें खरीदी। हम्म। बेचने वाले ये हमारे अरब ही थे, जो अपना बड़े, इनमें से कुछ ऐसे थे कि सुबह एक टुकड़ा बेचते थे, शाम को बैरूत जाके वहाँ के क्लब्स में ऐशी करते थे, फिर अगले सुबह आके अगला टुकड़ा बेचते थे। इनका भी ये कमाल था। एक बहुत ही, मैं आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, या जिसे कहते हैं, ये बातें सब लोग कर ही रहे हैं कि ये साजिश वो साजिश, लेकिन एक आपको समझाना, मजहबी जो बातें हैं ना इसमें, एक हमारे इंडिया पाकिस्तान के बहुत बड़े मुस्लिम इनकलाबी जो रहे हैं, वो जिनको हम बादशाह खान जो कहते हैं, जो कि हमारे हम्म। सरहदी गांधी भी थे, वो उन्होंने एक विजिट किया था इस इलाके का, उन्होंने हज किया, उसके बाद वो इस इलाके पता नहीं कहाँ कहाँ वो गए, यहाँ भी गए थे वो। उनकी ने कहीं उन्होंने एक जगह पे लिख कहा था कि मैंने एक दफा लोगों से यहाँ वहाँ देखा कि ये बड़ी लोग जो वहाँ के हैं वो जमीनें बेच रहे हैं अपनी, इन इन जूस को। तो मैंने उनसे कहा कि तुम लोग इस तरह से अपनी जमीन कैसे बेच सकते हो? वो एक, आपको पता है ना, जमीन से एक खास लगाव, और हम्म। जो जमींदार होता है उसकी, ये बादशाह खान भी उस तरह का बंदा था। उसने कहा तुम कैसे और अपनी बादशाह जमीन खान कैसे। वैसे भी रूट से खासा करीब इंसान था, यूं कह लें हाँ तो पठान हाँ, होने के नाते वो अपनी जमीन नहीं से बहुत नहीं करीब नहीं, था। उन्होंने कहा कि ये तुम कैसे कर रहे हो कि अपनी जमीन तुम बेच रहे हो।
उन्होंने कहा कि जी बात ये है कि ये जो सदी है ना जी, इसमें इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है, और उसकी वजह से क्योंकि वो ये वक़्त है, तो अब दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो हम अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं। कोई ऐसी तो कर लें पहले से ही। अच्छा। तो नहीं, मेरा मकसद कहने का ये है कि ये सिर्फ़ सिंपल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से शुरू नहीं हो जाता कि कोई बाहर से लाके किसी ने एकदम से विदिन फ्यू डेज़ या फ्यू मंथ्स यहाँ डंप किए जूस, और उन्होंने आके यहाँ पे इनको सबको मार के भगा दिया, ऐसा नहीं हुआ। ये ग्रेजुअली उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ इसको किया, और वो वही है ना कि अगर अगले के पास लेकिन अक्ल अली भाई है और ये वो चीज भी इस्तेमाल तो कही करता है। जाती है ना, जो आप बात कर रहे हैं मैं उसकी सपोर्ट में ये बात करूंगा कि ये भी तो हुँ, कहा जाता है कि उस वक्त के जो पैलेस्टीनियंस थे और खास तौर पे जो मुसलमान पैलेस्टीनियंस थे, हुँ, और उन्होंने क्रिश्चियंस के साथ भी मिलके, लेकिन खास तौर से मुसलमानों ने, इन्होंने बाकायदा इनवाइट किया इन जूस को कि आओ हमें पैसा दो और हमसे यस, ये जमीनें ले लो, और तुम सही। हमारे भाई हो, कम लिव विद अस। एट दैट पॉइंट देखिए, दे ए यूज्ड टू ए कॉल ए देम कि एक जी चीज़ दुनिया तो में बाकी जगहों पे जुल्म हो रहा है, आ जाओ तुम हमारे पास आ जाओ। नहीं, एक चीज़ तो है कि उनकी एक पॉज़िटिव उसको भी अब ले सकते हैं उसको इस तरह से कि ज़ाहिर है जब यूरोप में ये सब कुछ हो रहा था, और कि जूस के साथ उन्होंने जो हाल किया हुआ था, और हम्म, जहाँ-जहाँ जर्मन्स पहुँचते जा रहे थे उनके साथ यही होता जा रहा था। बिल्कुल। तो उनकी ऊपर जो जो हॉलोकॉस्ट और ये सब कुछ हुआ है, उसके नताइज में तो आपको सबको पता है, लेकिन जूस जो है वो बहुत बड़ी तादाद में हर जगह डिस्पर्स हुए हैं। ज़ाहिर है जब एक ऐसी मुश्किल में कौम आ जाए तो हम्म। कहीं जहाँ सर उनको इवन रास्ता के है, मैं उस दिन देख रहा था, पाकिस्तान ने बड़े लोगों को रेफ्यूज दिया था, विच इज वेरी उस स्ट्रेंज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, वक़्त मेरा ख्याल से। उस वक़्त के हिंदुस्तान ने, वो तो उस हिंदुस्तान वक्त था। हिंदुस्तान ने, सॉरी, नहीं उसके या बाद भी इवन के काफी जूस आके पाकिस्तान के एरिया में रहे हैं, बहुत अरसा हाँ, तक नहीं बहुत रहते रहे। रहे, कराची में बहुत रहते थे और बाकी शहरों में भी थे, हम्म। लाहौर में भी थे, ये फैक्ट है। तो वो कराची में तो आई थिंक आज भी एक सिनेगॉग मौजूद है वैसे। या आज भी है। तो इसमें ये है कि ये लोग जहाँ इनको जहाँ पे भी पनाह मिली, तो ये उनको ये तो देखें ना, लेकिन ये भी चीज़ थी ना कि ये अमेरिका में बहुत अमेरिका अमेरिका इज़ हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ Jews in the world, right? So and हम्म। they're very good. Like when I say very good means that they have achieved everything that is possible, humanly possible. और जिस बुरे हालत में वो आए थे और वहाँ से आज जब उनको आप देखते हो कहाँ पहुँचे हैं, तो उनकी इसको तो आपको मानना पड़ेगा, मेहनत है या जो भी है। दे आर स्मार्ट सर, बिल्कुल ये तो है। Not only they're smart, but they're hardworking and all that. Now दे आर हार्ड coming to the वर्किंग। real issue now, so उसमें ये हुआ कि जब इन्होंने ये चीज़ सब कर ली, जब उन्होंने अनाउंसमेंट की, इन द बेसिस ऑफ रिलिजन उन्होंने एक खिता बना लिया, तो अब ज़ाहिर है ये एक और इशू था। अगर वो सिर्फ नेशनलिज्म पर मुल्क बना होता ना इज़राइल, तो वो फिर ये एक्सेप्टेबल शायद होता, शायद अरब्स को ना होता, हम्म। लेकिन फिर भी होता। लेकिन जब वो हुआ रिलिजन बेस पर, क्योंकि देखें ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, आपने सुनी होगी, कुछ लोग ये कहते हैं कि रिलिजन के नाम पे 2 मुल्क बने रिसेंट हिस्ट्री में। राइट? एक से आप वो का ये भी कहते हैं बीमारी से पहले उसका इलाज आ गया। तो नहीं, वो तो ख़ैर क्या आना था। लेकिन ये है कि ये उस वक़्त पे उसमें फिर पैलेस्टीनियंस ने जो अपनी वो शुरू की स्ट्रगल कि हमें अरब्स ने या पैलेस्टीनियंस ने हमें ये चीज़ हमें भी एक अलग से स्टेट होनी चाहिए, या वो उसको एक्सेप्ट उन्होंने नहीं किया, उस बेस की वजह से। लेकिन जो इसके इर्द-गिर्द सारे मुल्क हैं, इजिप्ट से बहुत बड़ा मुल्क है, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, ये सारे उसके इर्द-गिर्द थे। इन्होंने भी उसको तस्लीम नहीं किया, राइट? तो जब ये उन्होंने तस्लीम नहीं किया, तो ज़ाहिर है वो एक 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 आप उसकी थोड़ी-सी समझने की कोशिश करें कि अगर एक इज़राइली स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखें, तो अगर आप आज आप इज़राइली हों और आप अनाउंस करें कि हम आपने एक जगह बना ली, आपने सिक्योर कर लिया, आपने मुल्क बना लिया, और आपके इर्द-गिर्द 5-6 मुल्क हैं जो कि जिनकी नेशनैलिटी भी डिफरेंट है, रेस भी डिफरेंट है और उनके रिलिजन भी डिफरेंट है, और वो सब बिल्कुल। आपको तस्लीम ना करें, तो ये कितनी इनसिक्योरिटी की पोज़ीशन है, राइट? तो उन्होंने फिर उसको ज़हन में रखते हुए इज़राइलीज़ ने उनके साथ फिर डील किया। 1948 में एक वॉर भी हुई, जिसके अंदर इज़राइलीज़ ने अरब इसराइल जो वॉर थी, बिल्कुल। वॉर थी, उसके अंदर इनने इन सब मुल्कों को कहीं फेंटा न भी कहीं लगाया। अच्छी खासी फेंटी लगाई और अपने आप को कंसोलिडेट किया। अब मसला ये मैं आपको कहूँगा कि जो फिर 19 चलते-चलते 1967 की वॉर तक जो सबसे बड़ा इश्यू है, जो पैलेस्टीनियन है, ना तो वो लेबनीज़ है, बाय लाइक बाय नेशन वो अरब तो हैं, लेकिन
रेस के हिसाब से देखें, ना वो सीरियन है, ना वो जॉर्डेनियन है, ना वो इजिप्शियन है। वो अपने आप में एक कौम है, राइट? लेकिन वो सफ़र वो कर रही है। जो इर्द-गिर्द हैं ये इनके पास तो अपने मुल्क हैं। इसी तरह से बिल्कुल। जो आपके आ गए दूसरे मुल्क हो गए, अरब हो या नॉन अरब मुस्लिम, उनकी भी डायरेक्ट इस कॉन्फ्लिक्ट से कोई नुकसान उनको नहीं हो रहा। तो ये जो बैठा हुआ है बीच में फ़लस्तीनी, जिसकी पॉपुलेशन आई डोंट नो कितनी है, 40 लाख है या 50 लाख है, जो भी है, ये सफ़र कर रहा है। 67 में फिर इन्होंने कोशिश की, जॉर्डन ने क्लेम किया हुआ था अ, वेस्ट ये बैंक के वेस्ट ऊपर। बैंक का जो एरिया है ये इन्होंने इनका क्लेम हाँ, था बेसिकली। अच्छा, सीरियंस ने क्लेम किया था गोलान हाइट्स के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। और इजिप्ट जो था उसकी कोई पेनिनसुला था उस एरिया में, उस पर क्लेम थी। ये सब की क्लेम जो थी अगेंस्ट इसराइल थी। इन सब ने इस अपने-अपने क्लेम के ऊपर वो ज़मीन की वॉर ऑफ टेरिटरी जिसको कहते हैं, वो करके एक जंग की। और अगेन इनको सबको इसराइल ने रिपेल किया और मार-मुर के सीधा कर दिया। कोई नुकसान इसराइल का नहीं कर सके वो, व्हिच इज़ सर ये मैं अमेजिंग। मैप दिखाने का बेसिकली जो हुँ, मकसद है, मैं इस वक्त जी, बार बार जी, जी। स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, उसका रीजन ये ये है कि ठीक। लोगों को एक तो ये थोड़ा सा एरिया का हुँ, 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 क्योंकि हमारे जितने भी हुँ। तज्जियाकार हैं बड़े बड़े, वो ज्यादातर बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि ख्याली बातों के ऊपर। तो मैं ये चाहता था कि हम ये मैप लोगों को दिखाएं। एक आजकल बड़ा एक व्हाट्सएप मैसेज चल रहा है कि गूगल जो है वो एक सर्वे चला रहा है कि उन्हें अपने मैप पे सीरिया शो करना चाहिए या इसराइल शो करना चाहिए। तो उन तमाम दोस्तों और भाइयों के लिए गुजारिश है कि फलस्तीन अनफॉर्चुनेटली गूगल के मैप से ऑलरेडी गायब है। देयर इज नो पैलेस्टाइन। आउट हो चुका है, जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप्स रह गई हैं 2। इसके लिए जी, ये आपको मैं गाजा स्ट्रिप थोड़ा-सा, है और ये वेस्ट बैंक का कुछ जी, एरिया है बस बेसिकली। इसमें लेटेस्ट कैंप डेविड एक एकॉर्ड जो था वो हुआ था, जो सेटलमेंट हुई थी, आखिरी कोशिश जो पॉलिटिकल की गई थी उसकी तरफ आते हैं। उससे पहले पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन तो थी बिल्कुल। राइट? उसके जो जिसे कहते हैं ना, वो उर्दू में लफ्ज़ होते हैं रूए रवां, वो सारे जो हम्म, लोग थे वो मज़े की बात है वो ज़्यादातर क्रिश्चियंस थे, उनकी लीडरशिप में। यस, ऐसा ही यासिर है। अरफ़ात वाज़ द लीडर, राइट? लेकिन बशाश के हशाश करके एक साहब थे, एक खातून थी, मुझे नाम भी वो थोड़ी-सी वो मेरी प्यारी आयशा याद नहीं समथिंग करके उनका है। नाम था, लेकिन शी वाज क्रिश्चियन। तो देयर या वर क्रिश्चियन, मेनी क्रिश्चियंस हाँ, जो थे वो इसके रूहे रवा हाँ, थे, और बेसिकली मुसलमानों और क्रिश्चियंस ने मिलके या अपनी बका के लिए ये पीएलओ बनाई थी। ये इसकी वजह क्या है? देखें, फिर मैं उस तरफ आता हूँ। ये मेन चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये नेशनल नेशनल जिसको कहते हैं ना, एक स्ट्रगल है। इसका हम्म, रिलीजन से ताल्लुक नहीं है, राइट? नहीं है। जब हम कहते हैं ना, जब हम कहते हैं पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका वो है कि हम एज़ अ पैलेस्टीनियन अपनी स्टेट चाहते हैं। हमें इससे नहीं है गर्ज़ के मस्जिद अक्सा हमें मिलेगी, नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको उससे 100% उससे एसोसिएशन नहीं थी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका ये उनकी मेन एजेंडे में नहीं था कि हमें, क्योंकि मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़नी है, इसलिए हमें जो है ना ये चाहिए। उनको अपनी बका के लिए उन 40, 50, 60 लाख जो भी पॉपुलेशन है पैलेस्टीनियंस की, आज अब तो वो डिस्बर्स है, क्लियर नहीं है वो। एक हिस्सा जो अभी भी है, जो हम जानते हैं, हम्म, गज़ा तो बहुत बुरे हालात में, वेस्ट बैंक में तो वो एक वज़ीर-आज़म साहब भी होते हैं, कोई महमूद अब्बास नाम है शायद महमूद अब्बास उनका। आजकल है बिल्कुल। वो ठीक-ठाक चल रहा है, ठीक है, वो गुज़ारा कर रहे हैं वो लोग, वहाँ पे यहाँ से सारी दुनिया से इमदाद भी जाती है, वो उनको सोशल असिस्टेंस है, सब कुछ है। अ, ये हुआ था कि फिर फाइनली जब इज़राइल की भी पॉलिटिक्स अपनी अंदर की आपको देखनी चाहिए। वहाँ पे भी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो आजकल हुकूमत में हैं और बड़े अरसे से हैं पिछले, और उसके अलावा दूसरे हैं। जो दूसरे जो हैं एक उन्होंने ज़ायनिस्ट जाके, तबका जिसको हम बोलते हैं हाँ, बेसिकली। हाँ, वो जो दूसरा तबका है वो जब हुकूमत में आता है तो वो फिर ये है कि थोड़ी बातचीत होती है। उसी के ज़माने में इसहाक रबीन ने बात करने की कोशिश की थी, आई थिंक ही वाज़ मर्डर्ड और व्हाट नॉट। देन उसके वक़्त में ये तस्लीम कर लिया था, और करवाने वाले आपके इससे थोड़ा 1 सेकंड में वापस जाता हूँ। पीएलओ के अंदर जब ये सिलसिला शुरू हुआ पीएलओ का, तो 70s में यासिर अरफ़ात को दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट करार दिया गया था। क्योंकि वो, आपने ब्लैक सितंबर का भी ज़िक्र किया था, एक ब्लैक जी सितंबर बिल्कुल, कहलाता उस है पे वो हम जो, करेंगे बिल्कुल। वो नहीं, एक जो कहलाता है वो जो जो जर्मनी में एक इन्होंने कुछ वो किया वो था। वाला वो हाँ, डिफरेंट है हाँ, बिल्कुल। जी।
जी, उससे शुरू हुआ था। फिर इनकी कुछ जहाज इन्होंने अगवा किए थे। लैला खालिद का जिक्र आपने सुना होगा तारीख में। और भी लोग हैं, इन्होंने बॉम्ब बांध के पहली दफा जिसको कहते हैं खुदकुश बमबार, वो इन्होंने मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में, वैसे तो होंगे पहले भी, वो इन्होंने करके दिखाए थे। तो उसकी वजह से ये टेररिस्ट बन गए थे। लेकिन एक दिलचस्प बात ये थी कि दुनिया की जो अक्सरियत थी अवाम की, जो स्पेशली लेफ्ट लीनिंग थे, क्योंकि एक बात ध्यान में रखें, जब हम इसराइल की बात करते हैं तो हम कैपिटलिज्म की बात भी हमें उसके साथ जोड़ना होगा। और जो जितनी आपकी लेफ्ट लीनिंग ताकतें, जितनी सोशलिस्ट वर्ल्ड थी, वो बहुत इसके खिलाफ थी। ये हम जानते हैं कि अफगान वॉर में जब रशिया के साथ हमने सींग लड़ाए हुए थे अमेरिका के कहने पे, तो इसराइल उस वक्त हमारे बड़े पीछे बैक पे था, क्योंकि ऐसा ही उनकी है, वो कॉमन एक ग्राउंड थी जिसपे वो सब जुड़े हुए थे कि इनके बिल्कुल, कम्युनिज्म का तो खात्मा करो ना पहले। तो ऐसा ही खैर, है। वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन जो आपकी पीएलओ थी, उसने फिर अपने आप को पॉलिटिकल मूवमेंट में तब्दील किया ज़्यादा से ज़्यादा। फिर इंतफादा नाम की एक अलग से तहरीक शुरू हुई, जिसमें वो लड़ाई मारकुटाई शुरू होगी 1980s में। उस ज़माने में वो आपको याद है कि कैंप बने हुए थे इन फ़लस्तीनियों को वहाँ बांधा हुआ था। साबरा शतीला कैंप का नाम आप सुनते थे। उसमें हर रोज़ इसराइल बमबारी करता था, लोग मारता था। लेकिन उसका ये था कि लोगों की अक्सरियत दुनिया भर में, स्पेशली जो मिडिल क्लास गरीब लोग होते हैं, उनकी ख्याल ये था कि ये इजराइलीज ने जुल्म करे, राइट। जो सबसे बड़ी तब्दीली हुई है वो ये हुई है कि पीएलओ जो है उसने अपनी पॉलिटिकल ताकत खो दी फ़लस्तीन के कॉज़ में। आखिरी जो पैलेस्टीनियन नेशनल मूवमेंट जो थी और इसराइल के साथ जो उनकी सक्सेस हुई थी, वो ये थी कि नन लेस देन बिल क्लिंटन ने खुद में 1980 1996 में, आई थिंक 96 था या 95-6 था, जो भी था, उसमें उन्होंने ये तस्लीम करवाया था कि पैलेस्टीनी जो है उनको, पैलेस्टीनियंस को अपनी स्टेट मिलेगी। ये टू स्टेट थ्योरी जो थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट करवाया था। और उसके बाद फिर ये हालात बिल्कुल जक्कर चेंज होते हैं 9/11 के बाद। 9/11 के बाद तो फिर ये हुआ ना कि हमास आ गई। फिर आप हिजबुल्लाह देखते हैं लबनान से, और उनको उन्होंने करार दे दिया टेररिस्ट। बिल्कुल। अब वो जो पॉलिटिकल उसका आर्म था वो खत्म हो गया, राइट। और ये दूसरी चीज आ गई। अब मसला ये है कि जो दुनिया की अक्सरियत, जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था, अवाम के अंदर इनके लिए सपोर्ट होती थी, इसके बाद उस पर बहुत बड़ा डंट इसको पड़ गया। अब तो लोगों ने कहा कि ये तो वही लोग हैं, क्योंकि जी जब जब उन्होंने दिखाया मीडिया ने कि जब ये दो बिल्डिंग्स गिर रही हैं न्यूयॉर्क में, तो गजा में और वेस्ट बैंक में लोग नाच रहे, ऐसा ही राइट। है। तो उसकी से लोगों को, जो यहाँ जैसे वेस्ट में, कनाडा में, यूरोप में, जो आम आदमी था, जो कि थोड़ा सा बैलेंस रह के चलता था और ये कहता था कि इनके साथ जुल्म होता है, उन्होंने भी बैक ऑफ हो गया वो उससे कि ये लोग तो इस तरह की चीजों की है अच्छा, हमायती। ये चीज अली भाई वापस हम चलते हैं उसके ऊपर। वो जो एक जी आपने जी बात की थी कि यहूदियों को पाक कर दिया, यानी वो ये हाँ सोच दूसरी थी, नहीं लेकिन ये हाँ उसके बाद नसीम हिजाजी, यानी ये कुछ और लोगों की सोच थी पहले, हाँ लेकिन बाद में ये नसीम हिजाजी टाइप नॉवेलिस्ट जो हैं जिन्होंने फिक्शन को लिखा, और लेकिन असल में उसको इस तरह प्रेजेंट किया जाता है आजकल के दौर में, हमारे कई मौलवी इवन उसको कोट करते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स उसको कोट, ये और या मकबूल जान और अंसार अब्बासी और इस टाइप के जितने लोग हैं, ये उसको बाकायदा इस तरह से कोट कर रहे होते हैं जिस तरह वो पता नहीं एक एक्चुअल हिस्ट्री है, और उसके अंदर बताने की यही कोशिश की जा रही होती है हमने तो इनको ये कर दिया। और यही वजह है कि आज, उस दिन मैं देख रहा था, हिटलर को कोई कह रहा था पीर हिटलर रहमतुल्लाह अलैह लिखा हुआ था, और पता नहीं क्या क्या हिटलर की तारीफें हो रही थी, और कि उसने कहा मैंने इतने जूस मार दिए और इसलिए इतने छोड़ दिए कि वो तो, अब ये वाली जो मेंटालिटी है, ये मेरा ख्याल से हम उन जूस को भी अपने अगेंस्ट कर रहे हैं कि जोन से ज्यूज आज पैलेस्टाइन के लिए प्रोटेस्ट में खड़े होते हैं, वो कहते हैं, वो ज्यूज कह रहे होते हैं, ऑर्थोडॉक्स ज्यूज होते हैं, बाकायदा उन्होंने, उनका हुलिया बता रहा होता है वो कितने ऑर्थोडॉक्स, स्टिल वो कह रहे होते हैं कि वी आर अगेंस्ट जायनिज्म, वी स्टैंड विद आवर पैलेस्टीनियन क्रिश्चियन एंड मुस्लिम ब्रदर्स। ये चीजें, ये मेंटेलिटी मेरा ख्याल से हमें उन लोगों को अपने मजीद करीब लाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमें नाउजुबिल्ला खुदा ना खास्ता यहूदियों से नफरत नहीं करनी, हमें एक सोच से नफरत करनी है।
वैसे ही जैसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मुसलमानों से नफरत नहीं करनी, लोगों को नहीं करनी चाहिए, उन्हें उस खास एक्सट्रीमिस्ट सोच से नफरत करनी चाहिए। तो जब हम दुनिया से ये एक्सपेक्ट करते हैं तो व्हाई डोंट वी डू इट। और इस चीज को अगर हम लेकर जाते हैं दूसरी तरफ, तो आज अगर इजराइल मुसलमानों को उनके घरों से निकाल रहा है, तो क्या हम पार्टीशन की तरफ हमें दोबारा नहीं जाना चाहिए और सोचना नहीं चाहिए कि इंडिया में से मुसलमानों को उनके घरों से निकाल के मारा गया, पाकिस्तान में सिखों और हिंदुओं को निकाल के उनके घरों से मारा गया, आज भी हम अपनी जो सिंध का इलाका है या वो इलाके जहां पे ये माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज में कहूंगा रह रही हैं, क्रिश्चियंस की हमारे जो भाई हैं और बहनें हैं उनके बच्चे बच्चियों को अगवा किया जाता है, हिंदू बच्चे बच्चियां जो हैं उनको आप जबरदस्ती मुसलमान, स्पेशली लड़कियों को जबरदस्ती मुसलमान करके वो मियाँ मिठू जो है वो उनकी शादियों पे शादियां बूढ़े लोगों के साथ किए जा रहे हैं। तो क्या हमें अपने इस किरदार पे नहीं अब सोचना चाहिए कि इससे पहले कि हम पैलेस्टाइन पे बात करें, हम अपने बारे में भी थोड़ा सोच लें? देखिए, बिल्कुल वेल सेड, आपने बिल्कुल सही कहा। देखें ओवरऑल अब आपने जो बात की है ये है कि हमारा क्या किरदार रहा है, राइट? इधर तक हम पहुंच चुके हैं ना, हमें ये तो पता चल गया है कि ये पैलेस्टीनियंस जो हैं वो मार खा खा के और इनका बुरा हाल हुआ, अब 2 स्ट्रिप्स रह गई, यहाँ तो हम समझ गए। इसमें कोई हमें शक ये भी नहीं पता है। हमें ये भी पता है कि इसराइल जो है वो एक ऐसी ताकत है जिसका हम कुछ भी दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ठीक है? ये होगी 2 चीजें। तो अब तीसरी चीज है कि ये जो पाकिस्तान हो गया या इस तरह के जो भी ममालिक हैं, वहाँ के लोगों की पॉलिटिकल जो वो ये गेम खेलते हैं पैलेस्टीन के ऊपर, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान में अच्छी एग्जांपल आपने दे दी उसमें, लेकिन देखें ये 40-50 लाख लोगों की जिंदगियों को से खेल के पॉलिटिक्स सब कर रहे हैं। अरब तो कर ही रहे हैं। खासतौर से टर्की में मुझे हैरत होती है, व्हाई दे आर टॉकिंग अगेंस्ट इजराइल व्हेन दे हैव ऑल काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स विद इजराइल। उस पे मैं आ रहा हूँ, मैं उसमें 2 चीजें हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि आपने 80 साल हो गए हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को और 70 साल इसराइल को हो गए हैं बने हुए, तकरीबन चंद मुल्कों को छोड़ के, जिनमें इजिप्ट है, टर्की है, कुछ और 1-2 मुल्क और हैं जिन्होंने भी रिसेंटली इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया। उसके अलावा आप एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट आप नहीं करते, उन 40-50 लाख लोगों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, फिजिकली प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर सकते। आप चाहते, कभी ऐसा फील होता है कि ये सब मुसलमान चाहते हैं कि ये तो मरते रहे ऐसे, ये हमेशा ऐसे ही चलता रहे, हमारी पॉलिटिक्स चलती रहे, राइट? मैं भी यहाँ एडमिंटन में खड़े होके किसी सड़क पे फलस्तीन का झंडा लहरा हूँ और कहूँ कि अली ने फलस्तीन का साथ दे दिया तो सारे मुसलमानों मैं तुम्हारा लीडर हूँ। This is what I'm getting. But if that सर कैलगरी और situation, एडमिंटन में तो आजकल बहुत हो रहा है वैसे। वही मैं इसी तरफ मैं इशारा, तो अर्दोगान साहब से लेके यहाँ पे आपके शहर कैलगरी में और मेरे शहर एडमिंटन में इस तरह के बहुत से लीडर हैं, अर्दोगान हो या ये लोग हो, इनकी बात मतलब आप देखो। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि जो आम आदमी है, जैसे घर में बैठा हुआ कोई एकदम से सोचता है कि यार अगर ये रैली या परेड हो रही है मैं इसमें जाऊं, उसकी जो नीयत है उस पर मैं शक नहीं कर रहा, उसको मैं वेलकम करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ कि वो दिल से। लेकिन इसमें जो लीडरी बनानी होती है ना, कि जी वो देखें जी सारे आप लोग अच्छा, देखें मैं जी, आपको एक शॉर्ट अब साइटेडनेस और मैं, ये लीडरी की मैं, एग्जांपल मैं, दूंगा आपको इसके बाद। जी बिल्कुल, आप मैं, कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कि जी मैं आप देखें जी लिबरल पार्टी का ना टिकट लेना चाहता हूँ, तो सारे मुसलमान भाई मुझे वोट दें। आपने किया क्या था? वो देखें जी मैं फलस्तीन के लिए ना जुलूस निकाला था। तो मेरी कनेडियन पॉलिटिक्स में उसका क्या जोड़ है? तो ये भी एक जाती। सर यहाँ पे एक मसला और है, मैं यहाँ पे हमारे कम्युनिटी लीडर हैं, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, या ये जो पैलेस्टाइन मैं की भी नाम रैलीज नहीं। हैं, हम्म, उनको एक अलहदा शख्सियत ऑर्गेनाइज कर रही थी। तो हम्म, जाहिर सी बात है, व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ अ गैदरिंग, तो फिर उसके बाद उन सबको टिकट्स मिल गए। और बाय द वे मैं बताता चलूं, वो लोग जो कहेंगे मुसलमानों की रैली निकली थी इसलिए टिकट मिले होंगे, तो इससे कुछ अर्सा पहले हमारे पास जो हमारे जैसे ही मौलवी टाइप क्रिश्चियंस लोग भाई, जो बहन भाई हैं हमारे,
उन्होंने भी इस तरह की रैलीज निकाली थी, उन्हें भी टिकट मिले थे, घरों पे जा जाके उन्होंने टिकट्स दिए थे। नहीं उनको एक आपके तो कैलगरी में एक वो उसको बिल्कुल नई एक शख्सियत उभर रहे हैं, खैर है तो पुरानी शख्सियत, लेकिन वो बाकायदा तौर पे अब कुछ ज्यादा ही उभर रहे हैं। क्रिश्चियन लीडर उसको गिरफ्तार भी कर ली। बिल्कुल, उसको गिरफ्तार भी कर लिया। और कहने का मकसद ये कि ये यहाँ का लॉ है, इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं, मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई कर रहा था। अच्छा, तो मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा था, एक पर्सनैलिटी ने वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया, उसको सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया और टिकट्स मिल गए। तो जो दूसरी पर्सनैलिटी थी जो कि इसके ऊपर खासा बोलते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, हा 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 सी दे गॉट द टिकट्स। लाइक उन्होंने हा हा नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनका फीलिंग यही आ रही थी, यानी उस पोस्ट से यही फीलिंग आ रही थी, देखो इन्हें टिकट मिल गया। और जब उन पर्सनैलिटी को अब आज इनवाइट कर लिया गया एक रैली के अंदर, तो आज वो अपनी तस्वीरें लगा रहे थे। तो कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि इफ वी आर इन्वॉल्व्ड एंड इफ वी आर गेटिंग सम फेम आउट ऑफ इट, वी आर विद इट। अगर हम उसके साथ, हमें उसके अंदर हमें वो फेम नहीं मिल रहा, तो ये भी हमारी एक प्रॉब्लम है। और इसी चीज को अगर हम सर लेकर जाएं ब्लैक सितंबर के ऊपर, अब अगले टॉपिक पे थोड़ा सा चलते हैं। जल्दी जी आप अपनी बात कर लें, फिर हम अगले टॉपिक नहीं उसको थोड़ा सा ले। सर मैं उसका ये बात कर रहा था, अगर हम उसकी भी बैकग्राउंड देखें, तो जो ब्लैक सितंबर ये पैलेस्टाइन वाला हुआ है, ये जॉर्डन और पीएलओ की, यानी हैशमियट्स की और पीएलओ का आपस का कॉन्फ्लिक्ट था। और उसमें हमारे जनरल वो मर्दे मोमिन, मर्दे आई डोंट वांट टू से दैट वर्ड, लेकिन हक, उसके साथ मैं राइम कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन वो जो मर्दे हक हैं, ना हक आप कह लें, वो मोहतरम जो थे, उन्होंने जाके 25,000 पैलेस्टीनियंस को स्ट्रेट फायर करके मार दिया था। जी, उसकी अब आज एक प्रोपेगेंडा चैनल है सर, नया पाकिस्तान के नाम से, यूट्यूब चैनल है, डिजिटल चैनल है। उन्होंने एक साहब पकड़े हुए होते हैं, जिनको वो कभी बनाते हैं पैलेस्टीनियन सहाफी, कभी बनाते हैं वो पैलेस्टीनियन सफीर, कभी कुछ और कभी कुछ। वो एक ही बंदे को डिफरेंट तरीकों से पेश करते हैं, और वो बंदा कहता है हमें आखिरी उम्मीद सिर्फ पाकिस्तान से है। यहाँ पे आप भी पैलेस्टीनियन से मिलते हैं, यहाँ पे खासे पैलेस्टीनियन कनाडा में मौजूद हैं, और वो पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं, मेरा ख्याल से लोगों को ये पता होना चाहिए। एक हमारे ज़हन में ये है कि चीनी हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो भाईजान उन्हें पता ही नहीं है अक्सरियत चीनियों को कि पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क भी है। अक्सर को तो पता ही नहीं होता, आम चीनी की बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये, पैलेस्टीनियन हमसे कोई मोहब्बत नहीं करते। नहीं देखो, इस दुनिया में जो यहाँ पे भी आप देखोगे और बाकी जगहों पे भी जहाँ पे आपको मौका मिलता है दूसरी कौमों से मिलने का, बेसिकली मोहब्बत शमत तो किसी की किसी से भी नहीं होती। हाँ, अलबत्ता कुछ ये है कि एफिलिएशंस बन जाती हैं, एफिलिएशन होती हैं, और कुछ आपकी रेपुटेशन आपके आगे 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 चल रही होती है, तो वो आपको याद उसी तरह से करते हैं। तो जो आपने बात की है वो आपने उसका बता दिया है कि बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट वेस्ट बैंक पे था, और उसकी वेस्ट बैंक की उस कॉन्फ्लिक्ट में ये हुआ कि जॉर्डेनियन ने बहुत से लोगों को पकड़ के एक तरह की जेल में डाल दिया था, क्योंकि वो कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हो गए थे वो पैलेस्टीनियन उनसे जमीनें लेने में, और जॉर्डेनियंस के लिए काफी बड़ा मसला बन गया था। हाँ, वो जब वहां पे थे वो इनकलाबी थे सारे, वो चाहते थे कि वो या तो मरेंगे या वो जमीन और लेके ही छोड़ेंगे। तो उसकी वजह से जो बिल आखिर उसका जो हल निकाला गया वो ये था कि अगर हम इनको बहुत बड़ी तादाद में मार दें तो इनकी कमर टूट जाएगी। तो वो ये कहा जाता है कि ये सायब मशवरा, ये बड़ा जिसे कहना चाहिए ना कि जबरदस्त किस्म का आउटस्टैंडिंग जो सजेशन थी वो देने वाले जो थे, वो जिनका जिक्र आपने किया, ज़ियाउल हक, तो वो था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हिस्ट्री इस पर खामोश करा दी गई है, इसकी कोई क्लियर वो नहीं है। अब ये मुझे नहीं पता, और ना ही मैं इसको यहाँ पे क्लेम करूंगा कि उसके अंदर वो खुद ज़ाती तौर पे प्रैक्टिकली कमांड कर रहा था या नहीं कर रहा था, and I'm not gonna, because he was after all he was there under whatever law their command। सर उसके अंदर ये था कि उस वक्त पाकिस्तानी फोर्सेस जो थी ना, वो बहुत बड़ी तादाद में, जिस वक्त इवन अरब इजराइल वॉर हुई है, तो ये सीरिया की तरफ से, उर्दन की तरफ से, और मुख्तलिफ जॉर्डन, इन मुल्कों की, इवन के ये प्लेन्स जो थे, अभी भी पिछले दिनों में देख रहा था, एक पुराने एयरफोर्स ऑफिसर जो थे वो इंटरव्यू में बता रहे थे कि उनको यहाँ से कह के भेजा गया था कि अगर तुम मर गए तो यू आर नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तानी एयरफोर्स। और इस तरह की चीजें मौजूद थी, और पाकिस्तानी जाते थे वहां पे, बाकायदा तौर पे मिशन लीड किया करते थे, जिस तरह आज हमारे राहील शरीफ साहब कर रहे हैं बाय द वे।
नहीं ये यस, जो चीज़ थी वो जो फैक्ट है वो फैक्ट है, वो ये है कि सबसे बड़ी जो आपने एयरफोर्स की बात की है तो वो तो सबको पता है कि अरब इसराइल वॉर्स जितनी भी हुई हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इसराइलीज ने इनको एयर स्ट्राइक करके और इस किस्म की एयर स्ट्राइक की कि इजिप्ट की तो पूरी एयरफोर्स उन्होंने इजिप्ट के अंदर ही खत्म कर दी थी। तो इसलिए उन मुल्कों ने कहीं और से तो नहीं, फिर पाकिस्तान से ली थी, मगर पाकिस्तान को क्रेडिट तो ये जाता है कि इनके पास ऐसे लोग थे जो कि इस हमारे काबिल थे पायलट्स अमेजिंग है इसमें, यानी दे आर वन ऑफ द कि बेस्ट जो पायलट्स इन द अच्छी वर्ल्ड। अच्छी चीज़ है उसमें कोई हर्ज वो नहीं आज कहने भी का, है, इसमें कोई लेकिन शक नहीं हाँ, है। तो वो कमाल था। लेकिन ये जो ज़ियाउल हक वाला एपिसोड है इसकी ज़रा जो है ना वो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये है कि ये फैक्ट है कि ही वाज़ देयर अमंग्स्ट दी जो 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 डिसीजन मेकर्स थे, और ऐसी चीज़ उससे कोई बड़ी जिसे कहना चाहिए नामुमकिन नहीं है ऐसा कि वो ऐसा सजेशन देता है जॉर्डेनियंस को कि इन सबको ही मार दो। ये तरीका तो ये ना खस कम जहाँ पाक तो सर वो पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन मैं इसीलिए मैं बेसिकली बड़ा कंट्रोल कर रहा था, लेकिन उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से वो मर्दे मोमिन मर्दे फक था, मर्दे हक नहीं था। सो या सॉरी टू यूज दैट वर्ड, आई विल बीप यू इट। नो आप लेकिन मकसद कहने का ये है कि वो अ, ही वाज वो नहीं कोई देखिए इंतहाई वो इस मामले में फजूल इंसान था। इसको देखिए वो खैर अब हम बेसिकली क्या एक डिस्कस करें। लोमड़ी लोमड़ी नुमा इंसान था, बुजदिल और लोमड़ी नुमा इंसान था। लोमड़ी का ये काम होता है कि छुप के छुपा के लोगों को नुकसान पहुंचाता है वो जानवर, और अगर कोई दूसरा जानवर सामने से आ जाए तो फिर वो दुम दबा के भाग जाता है, तो वो लोमड़ी भाग नुमा जाता इंसान। ठीक है जी। एग्जैक्टली। ये तो उसकी पर्सनालिटी कोई छुपी हुई नहीं है, 11 साल उसने हुकूमत की है। वो कहते हैं ना, हम एक बड़ी गलत हम मिसाल देते हैं एक खास कौम पे के मुंह में राम राम और बगल में हमें वो हम अपने हिंदुओं के भाइयों वो के इस लिए पर कहते हैं, वो लेकिन नहीं 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 नहीं, वो वो इस पे सादिक होती है। इन पर होती है कि इनके मुंह में इनके ये होता है और बगल में तो ये उन किस्म की उस किस्म की पर्सनालिटी थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। अपने बिल्कुल। जिन्होंने जिस किसी ने उससे अच्छा किया उसको उसने नुकसान पहुंचाया। लेकिन जो वो बड़ी अफसोसनाक एक चीज थी कि आपने अब यहाँ पे आके क्वेश्चन बनता है ना कि ये जो इसराइलियों को हम बुरा कहते हैं या जो भी करते हैं, तो जॉर्डेनियंस तो मुसलमान थे और ये भी मुसलमान थे। तो इनकी आपस में और क्यों था वो? और एक वक्त में इतने थोड़े वक्त में इतने फलस्तीनी इसराइलियों ने तो नहीं मारे जितने जॉर्डेनियंस ने मार दी थे। और ये ये चीज देखने की जरूरत है कि चलें ज़ियाउल हक वहां पे था या नहीं था, वो एक कंट्रोवर्सी, नहीं चलें हम नहीं उसको मान भी था तो लें। सही तो था तो ये नहीं सही। मेरा मकसद है इफ ही वाज लीडिंग और नॉट, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कह रहा हूँ। हाँ तो वो लेकिन मे बी स्टिल नहीं। ये हुआ तो था ना, 25,000 से जायद फलस्तीनी मरे तो थे, उनको शहीद तो किया गया यस, था। और ये बिल्कुल और थी, और जहां ही भी वाज मजलूम मरेगा मेरे ख्याल से उसको हमें शहीद बोलने में कोई आर नहीं होनी नहीं, चाहिए, और चाहे वो बिल्कुल, मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम। ये भी फैक्ट है कि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज थी, जो सजेशन कर रही थी या जो उनकी जो एडवाइजर्स थे उनमें ही ज़ियाउल वाज हक पार्ट ऑफ इट। ही बिल्कुल वाज बिल्कुल। एट द टॉप, सो ये तो फैक्ट है जी। अच्छा इसको सर, इसको ज़ियाउल हक साहब की बात हो रही है, खैर साहब तो नहीं कहना चाहिए, हम्म लेकिन चले ज़ियाउल हक की हम्म, बात हो रही है तो उनका हाँ एक पुराना नुमाइंदा जो कि हमारी एक फेवरेट पार्टी के भी हिस्सा रहे, शाह महमूद कुरैशी साहब, इसके अलावा हम्म, आजकल मौजूदा हुकूमत का भी हिस्सा है। जी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया सर अल जजीरा को, और हम्म। उसके अंदर उन्होंने बड़ी अजीब सी एक बात की। उन्होंने CNN कहा कि CNN को इंटरव्यू दिया। सीएनएन को दिया, अच्छा सॉरी, लेकिन वो अल जजीरा के ऊपर आई थिंक चल रहा था। आई एम सॉरी सॉरी, जब सॉरी मैंने वीडियो सॉरी देखी वो अल जजीरा पे चल राइट रही राइट थी। राइट। जो सीएनएन को इंटरव्यू दिया, आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो उसके नो अंदर दैट्स सर उन्होंने कहा कि यू गाइज हैव डीप पॉकेट्स, या और उन्होंने इशारा ये किया कि तुम लोगों को इसराइल से पैसे मिलते हैं, दैट्स व्हाई यू गाइज डू नॉट टॉक अगेंस्ट इसराइल, और आप पैलेस्टाइन की हिमायत नहीं कर रहे। आप एक चीज यहाँ पे बड़ा एक टर्म यूज होती है, एंटी सेमिटिज्म, आई थिंक, राइट? तो उसके वो क्या है, और उसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी की इस बात का इतलाक कैसे होता है सर? वो बड़ी इसको फिर वही यूरोपियन हिस्ट्री में आप जाएं तो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, बल्कि उससे बहुत पहले, जब जूस ने वहाँ पे अपने कदम जमाए और कारोबार और इन चीज़ों में वो आगे आए तो कुछ लोगों को वो अच्छे नहीं लगते थे। उसकी वजह से उन्होंने उनके लिए एक नफरत पैदा की यूरोप के अंदर। इस नफरत की बेस पर जूस को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, और एक आप उनको बुरा कहें अच्छा कहें, वो बड़े स्मार्ट थे जैसे भी थे, लेकिन बहरहाल वो उस वक्त निहत्थे थे, और उनके ऊपर और वो आबादी में तादाद में कम थे।
तो एक अक़लियत के ऊपर एक ख़ास किस्म की हेट्रेड को बना के, कुछ में उसमें सच, बहुत ज़्यादा झूठ डाल के एक पूरी मूवमेंट चलाई गई, जिसके नतीजे में लोगों में नफ़रत पैदा हुई ज्यूज़ के साथ, और उनके लिए वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया। ये एक उसकी बेस तो ये है। अब जो इज़राइल के या उसके हवाले से आ जाती है, तो वो चलती रहती है। वो उसके ज़्यादा जो बड़े जो कहना चाहिए कि जो कल्प्रिट्स हैं, वो क्रिश्चियन वर्ल्ड है, मुस्लिम वर्ल्ड नहीं है, सही है, हिस्टोरिकली। बिल्कुल। तो लेकिन ये जो अब ये टर्म यूज़ होती है, वो किसी को भी, जब भी आप किसी ख़ास तौर पे, वो इतनी दर्दनाक तारीख जो वेस्ट में रही है, और उसकी स्पेशली जो जर्मन्स ने किया, हिटलर, अंडर हिटलर, ना जर्मन नहीं कहना चाहिए, जो नाज़ीज़ ने किया, हिटलर, नाज़िज़ ने किया, बिल्कुल। नाज़ीज़ ने किया, जो जिस तरह उनकी से उस ज्यूज़ और ज़ायनिस्ट में हमें फ़र्क करना चाहिए, इस तरह वही बात है बिल्कुल, जर्मन्स में जी, और जी, नाज़ीज़ में जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। ऑब्वियसली। तो और वो उन्होंने उस मेंटालिटी बाय द वे यहाँ पे भी मौजूद है, दुनिया सारी में कहीं न दुनिया हर कहीं ये जगह, हर मेंटालिटी जगह। तो मौजूद है। वो है, उसने जब इनको नुकसान पहुँचाया, और उन्होंने जो उनके साथ किया, उसका उसको रिफ्लेक्ट यहाँ पे इस तरह से करते हैं कि अगर आप वही बातें आज यहाँ शुरू कर दें वेस्ट में, कि जूस जो हैं वो बड़े स्मार्ट हैं, उन्होंने सारी दुनिया पे, अब देखिए ना, आम बात है, सारी दुनिया की दौलत उनके हाथ में, हुँ, ये है कि नहीं? अब कोई बिल्कुल पूछे ऐसा कि है। यार पहले 20 जो दुनिया के बड़े हैं, चले ज़ुकरबर्ग 1-2 आप नाम निकाल लेंगे, मुझे नाम भी नहीं पता वो आईटी के जो अटैक ऑन्स हैं, हुँ, हुँ। उनमें 1-2 मिल जाएँगे आपको। लेकिन बहुत बड़ी अक्सरियत तो नहीं है। अब मतलब वो इंडिया के जो हैं, क्या नाम है उनका? वो भी अंबानी इसमें साहब आ हो गए। गए या हाँ, मित्तल्स हो गए एंड ऑल दैट, बिल्कुल। नहीं ये, और आपकी जो अरब वर्ल्ड के 2-4 नाम आ जाते हैं, ब्रुनेई का सुल्तान आ जाता है, तो सुल्तान ऑफ तो ब्रुनेई यहूदी तो नहीं है बिल्कुल। तो एक जो बहुत बड़ी तादाद। जिसके पास गोल्ड का टॉयलेट है मेरे ख्याल से, राइट? जो भी है, लेकिन अब मसला ये कहने का ये है कि दौलत का जिसको हम कहते हैं कि जो तक़सीम है, नाजायज़ तक़सीम, हुँ। अगर उसकी बात करनी है, तो वो वाली बात करने वाले तो फिर वो कहते हैं जी, तो यूर लेफ्टिस्ट एंड यूर सोशलिस्ट एंड दिस एंड दैट, बट वो बिल्कुल। बात करनी है तो वो और बात है। लेकिन आपको जो अब क्रैशी साहब की तरफ आते हैं, उनकी स्टेटमेंट की तरफ। ज़ाहिर है वो यहाँ पे जब ये बातें हम करते हैं ना, तो उससे ये चीज़ डेवलप होती है, एस्टेब्लिश होती है। जो हुँ, 400 साल लगे यूरोप को वहाँ पे पहुँचने में, कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत, वो कहते हैं ना, तलवार हाथ में निकल आई थी, क्योंकि वो सोच तैयार की गई थी। वो इन्हीं बातों से तैयार होती है। ये हुँ, बहुत बुरे हैं, ये तुम्हारे, वो कहते हैं ना, तुम्हारे बच्चे का दूध दूध भी तुमसे छीन रहे हैं। हुँ। ये सोच जो है ना, वो ये एक वहाँ से एक्सट्रीम बनाने के लिए बिल्कुल। वो एक चीज़ होती है, और उसकी वजह से फिर ये नफ़रत पैदा होती है। तो इसको हम कहते हैं एंटीसेमिटिज़्म, और इसके ऊपर जो अम, अप्लाई होता है यूरोप में, अमेरिका में, वो ये है कि जब आप ये बातें शुरू करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि स्टेट ऑफ इसराइल इज़ स्टेट ऑफ इसराइल, इट्स नॉट ज्यूड और जुडाइज़्म, दे आर 2 हुँ, डिफरेंट थिंग्स, राइट? तो कुरैशी साहब को ये कहना है कि उसकी वो स्टेटमेंट, वो तो मैं कहूँगा कि वो ज़्यादती है थोड़ी-सी, वो नहीं कह सकते, लेकिन अब और आपने डिप्लोमैटिकली मैं बेसिकली बात हाँ, आपसे कर मैं असल पॉइंट डिप्लोमैटिकली पे आ क्या रहा ये हूँ। बात हाँ, ठीक हाँ, हाँ, बिल्कुल गलत थी। टोटल स्टूपिड रिमार्क्स बाय मिस्टर कुरैशी। व्हाई? He is not me and you. एग्ज़ैक्टली। He's representing a country as a foreign minister, very, very, really responsible position. ये तो वो लोग होते हैं, जब 2 जंगें हो रही हो ना 2 मुल्कों में, 2 मुल्कों में 2 जंग हो रही है 2 मुल्कों में, तो उनके भी जो सफ़ीर बात कर रहे होते हैं ना, सॉरी, उनके भी जो या फ़ॉरेन फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहे मिनिस्टर्स। हैं, वो बड़े तहम्मुल से बात कर रहे होते हैं। हुँ, उनके मुल्क में आज बमबारी हुई, और फ़र्ज़ करें 1000 बंदा मार दिया दुश्मन ने। तब भी जब वो आते हैं ना, तो इस तरह बात नहीं करते कि हम इनको कच्चा जला देंगे, हम इनको ये कर देंगे। दैट्स नॉट अ वे। एक तरीका होता है, एक वो चीज़ होती है। ये कह सकते थे, अब मैं तो कोई इनको एडवाइस नहीं कर सकता, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना। लेकिन ये कह सकते थे कि सीएनएन वालों से, कि सीएनएन, आप रिपोर्टर हैं, उसका नाम लेते खातून का, कि आपने कभी अपनी किसी इन्वेस्टिगेटिव या अदरवाइज़ किसी से पूछा है कि एक्चुअली उस स्ट्रिप में इस वक़्त क्या हो रहा है? क्या हुँ। लाइफ लॉसेस क्या हैं पैलेस्टीनियंस के? आप फैक्ट्स बयान करते हो। हाँ, ये वो बातें होती हैं, आप पूछ सकते हैं। तो वो कहता है कि मेरे ये कह सकता था कि इज़राइल इस पे ज़्यादती कर रहा है, और क्यों कर रहा है? इसलिए कि हमारे पास ये रिपोर्ट्स हैं। कैन यू वेरिफाई दैट? यू आर द
one of the largest media group. Can you Exactly. define that? Can you explain that? वहां पे आप उसको कर सकते हैं, लेकिन जब आप कहेंगे कि जी इसराइलीज जो हैं उनके डीप पॉकेट हैं और तुम उनकी जेब में हो, दिस इज लाइक सच अ फाउल वो मुझे लैंग्वेज लगता व्हेन है इट कि कम्स। ये वो वाली एक मेंटेलिटी है कि वो अगेन थोड़ा सा वो एक आई डोंट लाइक यूजिंग दैट एग्जांपल, लेकिन वो कहते हैं ना मोहल्ले की दो औरतें आपस में लड़ रही होती हैं, तो वो है तू है कीता मेरे नाल, तू है कीता मेरे नाल, वो जो हमारे नहीं, एक वो खास ये वो मैं एक, आपको नहीं मैं आपको तो ये लेके वो जाता हूँ थोड़ा से नहीं वाली उनकी नहीं आपको लग रही? जी जी। नहीं, मैं आपको असल पॉइंट की तरफ लेके जाता हूँ। ये इस नेशन के जितने ये जो हीरो बनने के शौकीन है ना, उन्होंने माजी में एक दो मिसालें देखी हुई हैं, सिर्फ एक दो मिसालें। उनमें एक ही मिसाल है सबसे बड़ी, वो जुल्फकार अली भुट्टो। उससे बड़ा नाम नहीं है, ठीक। बिल्कुल। उसने दो चार दफा ऐसी स्टेटमेंट्स दी थी, ठीक है। अच्छा, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी और किस वक्त दी थी और किन हालात में दी थी, वो डिफरेंट दुनिया थी एक। दूसरा, वो भुट्टो बन चुका था, उसने कुछ अचीव करके दुनिया को दिखा दिया हुआ था। जब वो बात करेगा तो दुनिया सुनेगी। अगर वो इस बिल्कुल। तरह की सख्त बात भी करेगा तो पसंद ना भी करें लोग, लेकिन सुनेंगे। तुम बट हु आर यू? तुम तो अपने लोगों को वैक्सीन लगाने के काबिल नहीं हो अगर दुनिया तुम्हारी मदद ना करे तो। ऐसा ही है। you know? वो वही बात तो है, ये यहूदी वैक्सीन इन्हीं कंपनीज की वैक्सीन हमें लगानी पड़ती हैं तो वो मैं देख रहा था, कुछ लोगों ने फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया पे शेयर किया हुआ था कि पेप्सी और कोक को जो है ना उठा के बाहर फेंक दो। मैंने कहा फिर ये भी ना लगाओ, नहीं, लगाओ उसके फिर। अंदर एक और चीज है सर, एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की थी, उसने कहा था हम्म, मेरे गांव में जो पेप्सी और कोक मिलती है वो गांव का मोहम्मद बशीर बनाता है, और मैं इसको जाली, जरूर पीऊंगा क्योंकि इसका सारा रेवेन्यू एक मुसलमान को जाएगा। अच्छा सर, वो अब भी हम क्योंकि टाइम हमारे पास काफी हाँ, हो गया है तो जी हम जी आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं सर। जी चौधरी निसार साहब ने पंजाब असेंबली में एंट्री मार दी है आफ्टर 3 years अप्रोक्सीमेटली। हम इस चीज पे बात नहीं करेंगे कि किसने उन्हें भेजा, क्या वो कुछ करने आ रहे हैं, वी डोंट केयर अबाउट इट। मेरा यहाँ पे सवाल ये है सर कि एक एमपीए लोगों के वोट लेता है, इलेक्शन में आता है, 3 साल वो घर पे एक रूसी रन की तरह बैठा होता है, और उसके बाद वो कहता है कि मैं आज असेंबली में चला जाता हूँ, मेरा दिल कर रहा है। और जो वोट लेने का मकसद है वो ये है कि अपने हल्के के लोगों की नुमाइंदगी करना, अपने हल्के के लोगों के मसाइल को प्रेजेंट करना। अब एक ऐसा शख्स जो कि वोट लेकर 3 साल घर बैठा रहा है, उसके लिए पनिशमेंट क्या है? होनी तो चाहिए लेकिन है नहीं। बेसिकली सबसे बड़ा जो इसमें जो पॉइंट आपने किया उसमें ये कि देखें, ये रिप्रेजेंटेशन एक ऑनर होती है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आप जो है वो एक 1.5 करोड़ के करीब इस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूंसी या एक राइडिंग के अंदर पाकिस्तान में 3 करोड़ नेशनल असेंबली में, और पंजाब जैसा हल्का है तो 1.5 करोड़ की सूबाई असेंबली की वो मेंबर के वो रिप्रेजेंटेटिव। तो उस 1.5 करोड़ अवाम को आपने 1.25 करोड़ को, मुझे नहीं पता कितनी पॉपुलेशन थी, मे बी वो 50-60 लाख हो, जो उनके लेकिन हल्के उसके की थी वो जो 2-3 लाख थी बेसिकली, इस तरह यूं कह नहीं लें नहीं नहीं, दो तीन अप्रोक्सीमेट। लाख तो वोट होते हैं ना, पता नहीं वो पॉपुलेशन टोटल क्या होती है। पॉपुलेशन तो हाँ ओवरऑल आप बात ठीक है। हाँ, वो जो भी है, मुझे नहीं पता क्या है, मतलब फिर भी वो एक अच्छी खासी एरिया है। अगर हम 2 लाख एक की भी बात करते हैं सर, तो 2 लाख लोगों की रिप्रेजेंटेशन है, हाँ दैट्स द मेन हाँ, थिंग। दैट्स अ पॉइंट। तो ये है कि जो भी पॉपुलेशन है वो I'm probably misguided on or I'm wrong in the numbers, but definitely the issue is with the representation. You have बिल्कुल। abandoned them. तो जाहिर है एग्जैक्टली। कि उसका एक लॉ होना चाहिए कि अगर अगर 1 या 2 या 3 महीने तक कोई शख्स उसको उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं करता, मेरा ख्याल है यकीनन इलेक्शन कमीशन के कोई लॉज होने चाहिए कि जहाँ पे वो उसको डी सीट कर दें। और एक चीज इसमें मैं मेरे कहूँगा ख्याल से बिल्कुल ये एक चीज चीज मैं जरूर कहूँगा होनी चाहिए, बिल्कुल। एक चीज मैं जरूर कहूँगा कि हाँ, ये है कि अगर कोई बहुत ही सर्कमस्टांसेस में बीमारी है, अब खुदा ना खास्ता उसको ऐसी बीमारी है कि वो नहीं फिजिकली अवेल नहीं है, तो वो नहीं कर सकता, तब भी उसको चाहिए कि वो खुद पीछे हट जाए खुद कि रिजाइन कर दें, बिल्कुल। तो लेकिन सर अगर लेकिन फॉर फिर एग्जांपल एक बंदे को कॉलेज हो गया है तो हम 5 साल तक, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, और बिल्कुल हाँ कोमा में हाँ, है, हम्म, और वो 5 साल तक कुछ नहीं कर सकता, साइन भी नहीं कर सकता, तो इन दैट केस बजाय हम्म, इसके कि वो रहे, उसको 6 महीने की एक टाइम लाइन हो और उसके बाद हम्म, आप उसकी जगह इंटरिम में कोई बंदा लेकर आए, वट एवर कोई इस तरह का होना चाहिए। उसका रीजन ये बिल्कुल है कि जो 2 लाख 50 हजार लाख जितना भी बंदा, इवन 10 हजार बंदा है, हम्म, उसका एक नुमाइंदा
अगर असेंबली के अंदर जाके उसके मसाइल बयान नहीं कर रहा, हम्म, क्योंकि ये उसका अपना वोट नहीं है, ये उसकी अपनी हम्म, सीट नहीं है, उन लोगों की सीट है सही जो वो आपको भेज रहे हैं। सही। हम्म, और ये चीज इंप्लीमेंट होती है मेरा ख्याल से, मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा कि इवन के जिस तरह इसहाक डार है वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, हम्म, उसको ऑटोमेटिकली डी सीट होना चाहिए। आपका हम्म, प्राइम मिनिस्टर अगर असेंबली के अंदर, चाहे वो पहले नवाज शरीफ था, चाहे वो आज के प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, चाहे वो इससे पहले पीपल्स पार्टी का था, किसी का भी था, अगर वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम के लिए पार्लियामेंट में नहीं आता, ही शुड बी डी सीटेड ऑटोमेटिकली। तो ये चीजें, ये लॉज मेरा ख्याल से अब असेंबली में लेकर आने बहुत जरूरी हैं। तमाम पार्टीज को इस पे काम करना पड़ेगा और लोगों को इसके ऊपर अब बात करने की जरूरत है। मेरा यस। इस बारे में एक नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू ये बिल्कुल है। ये बिल्कुल आपसे मैं बात करता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपने उन लोगों की नुमाइंदगी का हक जो है, जो आपने पूरा नहीं किया। तो उस लिहाज से, और जब प्राइम मिनिस्टर की बात है, ज़ाहिर है उसको भी उसकी जो पावर वो ड्राइव करता है, वो नेशनल असेंबली से करता है, और उसको उसने इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। लेकिन अब अगर वो ये समझता है, तो अगर वो ये समझता है कि नहीं, वो ड्राइव भी कहीं और से करता है ये पावर, तो तो फिर वो वहीं जाहिर सी हाजिरियाँ बात दे, उधर नहीं आएगा बिल्कुल। वो वहां जाके हाजिरियां देगा, यहाँ तो नहीं आएगा। वो तो हाजिरियां सर लेने आ जाते हैं अगर वो देने ना जाए तो वैसे। लेकिन चलें, इसके साथ ही, इस बात के साथ ही फिर हम दूसरी तरफ अपने पटड़ी से दोबारा से, हमारा सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर खराबियां आ रही हैं। तो इससे पहले कि ज्यादा खराबी आए, हम लोगों से, जो हमारे देखने सुनने वाले हैं, उनका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अगर हमें अभी तक देखा है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, आप चाहते हैं आप हमसे आके डायरेक्ट बात करें, तो आप हमें कमेंट्स में आगाह कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। अगर आप चाहें तो आप हमसे उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। हम आपको इवन के अपने प्रोग्राम में भी इंक्लूड कर सकते हैं इफ वी सी सम बेनिफिट ऑफ इट। तो अगर आप चाहें तो हमसे रब्ता करें, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं मैं और अली डार साहब। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।